क्या रिस्क होता है इस चीज़ को चुनना की? मतलब आपके पास एक डिग्री थी जी। जिसके रास्ते आप बहुत हाई पेइंग जॉब्स की तरफ जा सकते थे। आपको हमेशा यकीन था कि आप जो फैसला ले रहे हैं, जो डिसीजन ले रहे हैं, करियर चॉइस कर रहे हैं, वो आपको सही दिशा में लेके जा रही है? क्योंकि ये डाउट बहुत लोगों के मन में आता होगा जो लिखते हैं। मुझे शुरू में नहीं पता था। मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग करी तो मैंने आईटी कंसल्टिंग में ही ज्वाइन किया। लेकिन उस वक्त यह था कि इंटरनेट इतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी अब है। और जो हमारे, आप समझ लीजिए, अरमान थे एज ए कंप्यूटर इंजीनियर, हम सिस्टम्स प्रोग्रामिंग और जिसको आज यूज़र इंटरफेसेस कहते हैं वो सब सोचते थे। लेकिन जो नौकरियां थी वो थी फैक्ट्रियों में कितने पुर्जे हैं उनकी इन्वेंट्री की, या सैलरी स्लिप्स बनाने की। तो वो थोड़ा जिस रोमांस से कंप्यूटर इंजीनियरिंग की था वो बिखर गया थोड़ा। तो फिर जैसा कि आज भी लोग करते होंगे, एक थोड़ा बदमाशी का सहारा लिया और बोला कि एमबीए में स्कोप है, हम एमबीए की तैयारी करेंगे ताकि नौकरी तो छोड़ो पहले। तो नौकरी छोड़ दी, एमबीए की तैयारी करनी शुरू की। तो आ गए इंटरव्यू कॉल्स, रिटन एग्ज़ाम्स, ये वो इंटरव्यू कॉल्स आ गए कहीं एमबीए इंस्टीट्यूट्स के। तो उसके बीच में मेरे कज़न है, वो दिल्ली के बाहर पढ़े हुए थे, वो आए थे, वो उनकी एमबीए थी तो वो जॉब्स ढूंढ रहे थे। तो वो एड एजेंसीज़ में जा रहे थे और मुझे एडवर्टाइजिंग का बहुत शौक था। क्योंकि हम लोग छोटे थे तो क्या होता था, जिस तरह की तब हिंदी फिल्में बनती थी वो फिल्में एक जैसी होती थी, तो हम खेलने चले जाते थे। जब एड्स आती थी तो ऊपर आ जाते थे कि यार ये काम की चीज़ है, उसको वीएचएस पे रिकॉर्ड कर लो, फिल्म तो सेम ही होती है, भाग जाओ नीचे। तो बिकॉज एड्स वर द ओनली थिंग विच वॉज डिफरेंट एक्चुअली। तो वो एक शौक था एडवर्टाइजिंग का, तो मैंने कहा चल मैं भी चलता हूँ। तो वहाँ गए तो मेरा भी एक बायोडेटा सा था, क्योंकि वो अपना एमबीए के इंस्टीट्यूट्स में इंटरव्यू के लिए बनाया था। तो वहाँ गया एक एड एजेंसी में, तो वहाँ पे इसने अप्लाई किया तो मुझे दिखा पीछे ये एड्स के पोस्टर्स लगे हुए और मैं पहचानता था काफ़ी ब्रांड्स को। मुझे अच्छा ऐसे होती है एडवर्टाइजिंग। तो मैंने बोला मैं भी अप्लाई कर देता हूँ। तो उन्होंने रिसेप्शन पे जो थे उन्होंने किसी एग्जीक्यूटिव को अंदर से बुलाया। उन्होंने कहा तुम क्या, वो ये तो क्लाइंट सर्विसिंग में कर रहे हैं, तो एमबीए वाला है तुम। मैंने कहा ये मेरा बायोडाटा। तो उन्होंने कहा तुम तो कंप्यूटर इंजीनियर हो और ऊपर से लिखा है तुमने कॉलेज टॉप किया है, तो तुम कैसे क्रिएटिव होगे? तो मैंने कहा ये क्या मतलब है? तो उनका तुम क्लाइंट सर्विसिंग में कर लो। आई सेड वो एड्स बनाते हैं? इसे नहीं नहीं वो नहीं बनाते। ऐसे नहीं, जो बनाते हैं वो कौन है? उसने कहा वो क्रिएटिव होते हैं। तो मैंने कहा मुझे तो वही बनना है। तो कहता तुम कैसे हो सकते हो, तुम तो कंप्यूटर इंजीनियर हो। तो फिर मेरे को आई थिंक रिसेप्शनिस्ट थी या कौन था, किसी ने बोला कि एक कॉपी टेस्ट होता है, वो एक टेस्ट लेते हैं कि आप क्रिएटिव हैं कि नहीं हैं। तो मैंने बोल दिया मुझे भी टेस्ट दो। तो उन्होंने टेस्ट दिया, उसमें 24 घंटे में आपको कुछ एड्स वैड्स बना के लाने होते हैं। तो हुआ ये कि मेरे कज़न का नीवा मुझे रख लिया उन्होंने। आपको याद है क्या टैगलाइन दी थी या क्या चीज़ थी जिसपे? क्योंकि जो जिस हाँ क्षेत्र में अब आप कर रहे हैं वहां पर हाँ आपके पास समय है एक बात कहने के लिए। हाँ पर एडवर्टाइजमेंट की सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती है कि आपको एक लाइन में अपने आप को अपनी बात सुना देनी। हाँ, मुझे याद है जो उन्होंने एक 3-4 एड्स थी। एक मुझे याद है उसमें था कि एक डॉग फूड होता है ना, कुत्तों का खाना, उसका उसकी एक ऐड बनानी है। और अब आप सोचिए ये क्यों खरीदें लोग, और डॉग फूड क्यों ना खरीदें। तो मुझे तो कभी, मेरे पेट्स थे नहीं, मुझे तो मैंने थोड़ा बहुत सोचा। तो मेरे को ध्यान में आया कि जैसे शायद बच्चों को टाइम पे खाना ना मिले, अच्छा खाना ना मिले तो थोड़े राक्षसी से हो जाते हैं। तो तो मुझे लगा शायद ऐसे ही होते होंगे। तो मैंने एक ऐसा प्रोडक्ट किया कि ये डॉग फूड है जिससे क्रैंकी नहीं होता डॉग, और उसको कुछ पेट की प्रॉब्लम्स या कुछ तकलीफ़ें नहीं होती, शांत रहता है आपका कुत्ता। तो उसका मैंने ऐड का हेडलाइन कुछ न्यूज़पेपर से काट पीट के बनाया था, डार्लिंग मॉन्स्टर। तो ये डार्लिंग तो है आपका, लेकिन ये मॉन्स्टर भी है। और फिर कुछ कुछ कॉपी लिखी थी उस प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट का नाम भूल गया क्या रखा था। और उसमें मतलब ये बहुत अलग तरीके के हैं, मतलब शैली अलग है पूरी तरीके से। जी। और आमतौर पर अलग लोग होते हैं जो दोनों काम करते हैं। पर ये आपका ट्रांजिशन कैसा रहा और कितना फर्क है दोनों में? आपके लिए कितना आसान होता है एक लाइन में कहना और कितना आसान होता है एक विस्तार में कहना? फिल्म्स में जी। एडवर्टाइजिंग में क्या होता है कि आपको एक बहुत लंबी चौड़ी राम कहानी किसी प्रोडक्ट की या किसी भी चीज़ की समेटनी होती है। नैरो 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 करके, फोकस करके एक लाइन या एक वर्ड या एक पिक्चर, जिसको यूएसपी कहते हैं, उसमें नैरो करना होता है। फिल्म्स में क्या होता है
कि आपको एक आइडिया होता है कि मेरे को एथलीट्स के ऊपर पिक्चर बनानी है, फिर आप उसको ब्रॉड 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 करके बड़ा करते हैं। तो एक तरह से आप टूल्स और स्किल सेम है, लेकिन काम बिल्कुल उल्टा है। अपनी अपना जो आपका एक इतना एक तरह से ह्यूज बॉडी ऑफ वर्क है, उसमें कहीं पर आपके दिल में किसी खास काम के लिए जगह रह जाती है हमेशा कि ये जो मैंने किया था, और उसमें क्या ऐसा होता है कि जो आपकी असली जिंदगी के करीब होता है? कई बार तो सिचुएशंस ऐसे भी होते होंगे ना जो आपके जीवन से मिलते जुलते होंगे, वो करना ज्यादा आसान होता है या एज एन ऑनलुकर किसी और के बारे में कुछ सोच पाना? हाँ, जल्दी अपनी ज़िंदगी से जो रिलेटेड होता है, जैसे खोसला का खोसला थी, उसका फर्स्ट हाफ हमारी ही आंटी की फैमिली में हुआ था, दिल्ली में ही, यहीं पर, जब हम स्कूल में पढ़ते थे। और तब मैंने कुछ आइडिया लगाया था कि कुछ, मतलब मेरी कज़न सिस्टर की शादी थी, तो मैं और उससे एक दिन पहले किसी ने बताया कि आपके प्लॉट पे कब्ज़ा हो गया। तो तब मैंने थोड़ा आइडिया दिया तो किसी ने सुना नहीं, मैं सबने चुप करा दिया, इतनी भारी मुसीबत आ गई है, घर में शादी है, तुम क्या। तो बड़े होके फिर उसका सेकंड हाफ, फिर जो दिमाग में खुराफात थी वो सेकंड हाफ में कर लिया। तो वो हम लोगों के लिए वो लिखना मेरे लिए इजी था, क्योंकि मैं यहीं मिडिल क्लास, फिर दिल्ली, वो माहौल में जानता था। तो उसमें उस तरह का लिखने का चैलेंज नहीं था, उसमें चैलेंज बनवाने के ज़्यादा चैलेंज थे, क्योंकि उस वक्त इस तरह की फिल्में कभी बनती नहीं थी। और अगर आपके इतने गाने नहीं हैं, एक्शन सीक्वेंसेस, हीरो विलेन, ये वो सब था, तो 2000 के आसपास, तो उसमें बड़ा मुश्किल होता था कि कोई पिक्चर बनाने के पैसे नहीं देता था, तो टूट टूट के पिक्चर हम किसी तरह बनाई। कभी मैं कहीं ट्रैवल कर रहा था, मुझे याद है, तो दिवाकर का फ़ोन आया कि म्यूज़िक के पैसे आ गए हैं, जल्दी लिखो। तो मैं जल्दी जल्दी फैक्स करके मैंने कहीं से लिरिक्स भेजे ताकि वो पैसे कहीं और ना लग जाएं। फिर बनने के बाद वो 2.5-3 साल रिलीज़ नहीं हुई, क्योंकि जो देखता था डिस्ट्रीब्यूटर या एग्जिबिटर, वो सब कहते थे, या तो कहते थे ये पिक्चर ही नहीं है, मतलब अपनी तरह से शायद उनको एक पिक्चर का एक खाका था दिमाग में, वैसी तो नहीं थी। दूसरा एक बड़ा अजीब, सब लोग कहते थे कि ये मुझे तो समझ आ गई और किसी को समझ नहीं आएगी। तो मैं सोचता था ये तो बैक्टीरिया है, ये सिंगल सेल क्रीचर, इससे तो सिंपल ही फिल्म नहीं हो सकती। तो आप कौन से आइंस्टाइन हो गए, आपको समझ आ गई, किसी को। फाइनली किसी तरह वो रिलीज़ हुई और चली, और आज तक लोगों को बहुत पसंद है। तो उस, तो कहीं, जैसे मैं भटक गया, एक्चुअली मैं कहना चाह रहा था, कहीं पिक्चरें में चैलेंज लिखने का नहीं होता, बनवाने का और रिलीज़ करने का होता है। कई फिल्में होती हैं जिसमें लिखने का चैलेंज होता है, जैसे कंपनी थी, मैं तो दिल्ली से था, मुझे ऑर्गेनाइज क्राइम के बारे में कुछ मालूम नहीं था, लेकिन ये था कि डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा थे, वो एक सहारा था, क्योंकि उनका तो है इंटरेस्ट शुरू से इसमें, वो सत्या बना चुके थे, और फिर उसमें रिसर्च करनी पड़ती है, लेकिन वो मज़े का काम है, मज़ा आता है। या विमेंस हॉकी है, मुझे तो पता भी नहीं था कि लड़कियों की हॉकी की टीम है इंडिया की, सच बताऊँ तो मैंने तो एक न्यूज़पेपर आर्टिकल पढ़ा था, उसको देख के मुझे इतना ख़राब, मतलब कुछ इतनी अजीब फीलिंग आई, क्योंकि उसकी जो प्लेसमेंट थी इतनी छोटी सी, पीछे के पेज पे, मुझे लगा यार क्रिकेट में हार भी जाते हैं तो फ्रंट पेज होता है, ये जीत के आई हैं यार, और इतना सा उस टाइम उसको 10 कॉलम सेंटीमेंट। तो मैं थोड़ा उसमें ऐसे ही अपने इंटरेस्ट की वजह से घुसने लगा कि ये कुछ गलत है, ये मतलब ये कुछ ठीक नहीं है जो भी है। तो वो करते 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 इसमें 1.5-2 साल टीम्स का पीछा करते करते, स्टेडियम्स में, यहाँ पे भी नेशनल स्टेडियम में, वाकई यहीं पर तो टर्फ है अपना हॉकी। हाँ, तो पुराना नेशनल स्टेडियम होता था तब। तो उसमें चैलेंज दूसरी तरह का होता है कि आपको सीखना होता है और आपको कुछ आता नहीं है, और फिर थोड़ा सा वो चैलेंज होता है कि क्या आप उस तरह के साथी जुटा पाएंगे, उस तरह की बैकिंग जुटा पाएंगे कि उस टाइम, आज के टाइम में भी शायद उस तरह का सब्जेक्ट कोई पागलपन वाला सब्जेक्ट माना जाता था, कि उस टाइम वो NRI वगैरह फिल्म्स का दौर था, तो कहते आप शाहरुख खान को ले रहे हैं और इस तरीके से उनसे करवा रहे हैं, हीरोइन कौन है, तो मैं कहता था सारी हैं। जो हीरोइन क्यों है, क्योंकि नेशनल प्लेयर्स हैं, इसकी डेफिनेशन, ये हीरोइन की डेफिनेशन होती है।